हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए हैं और मैंने सीडीपी जो थी टॉपिक बाय टॉपिक बेटा फिनिश कर दी है। और अभी जो आपकी जानते हैं कि हमारी जो हिंदी पेडोलॉजी चल रही है, यानी सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 में दे चुका हूं। ये सीरीज नंबर 4 जो है, जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। इससे पहले मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। अगर आप उठा के देखें तो वो क्वेश्चन बेटा आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको बेहतरीन ढंग से, यानी जितना भी मैंने टॉपिक दिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन जो है 100 टाइम रिपीट होते मिलेंगे। ओके बेटा, अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी, तो इस बार आपका सीटेट 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है। तो आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हिंदी पेडोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बेटा, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश करिए बेटा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए इजीली। आप आई होप आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी, तो सीटेट तो इस बार बेटा आप हवा हवा में निकल जाएगा, 100% मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक बेटा। लेकिन आप जो है आप कमेंट करिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट करिए बेटा। हम उस पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ओके बेटा। और हिंदी पेडोलॉजी आपको जानते हैं सारा का सारा बेटा, अगर आपने सीडी भी पढ़ ली है, अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पढ़ लिया है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं अगर आपने सीडी भी पढ़ ली बेटा। क्योंकि हिंदी पेडोलॉजी हो चाहे तो इंग्लिश पेडोलॉजी हो, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में ही, ओके बेटा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ तो जाएंगे जाएंगे अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, ठीक बेटा। सारे एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से पीपीटी के माध्यम से। और इसी तरीके से मैंने सारे वीडियो बनाए, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं, जिनमें हर क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, कि ऐसा नहीं बस मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया और आंसर केवल हटा दिया हो बेटा, ठीक है। जस्ट 15 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कराएंगे बेटा, और सारे विधिवत तरीके से एकदम बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन होंगे। आपको सेशन कैसा लगता है वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही हो बेटा, और हो सके तो आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी जो होती है वो एकदम बेहतरीन और विधिवत तरीके से होती है। क्योंकि बेटा जब आपको रिवीजन करना पड़ता है बार बार, क्योंकि वही है कि आप मैं कितना भी पढ़ा लूं बेटा, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक खुद से कुछ मतलब कि वही है, मैं कुछ भी करूं नहीं हो सकता, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं। पढ़िए बेटा क्वेश्चन को, और बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आई होप आप लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो तैयार करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। यानी इन्होंने बोला कि जो बच्चा जो है उसके लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। क्या मनोरंजन होगा, भाषा की कठिनाई होगी, शिक्षण के उद्देश्य होंगे, चित्र और कथा का मेल होगा। यानी साहित्य के चयन में जब आप क्या चूज कर रहे होते हैं, यानी बुक्स को चूज कर रहे होते हैं या साहित्य को पढ़ रहे होते हैं, तो समझते हैं कि कौन सी किताब यदि कौन सी बुक जो है वो बेहतरीन है, यानी कौन सी बढ़िया होती है, आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिएगा तो क्या आप मनोरंजन पर जाएंगे, क्या आप भाषा की कठिनाई पे जाएंगे, क्या आप शिक्षण के उद्देश्य पे जाएंगे, बेटा आप चित्र और कथा के मेल पे, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो फिगर से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, यानी जो आपकी जो साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं जिसका आप चयन कर रहे हैं उसमें पिक्चर्स हैं कि नहीं है। आपको पता है कि जब भी कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आपके सामने, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने ये पीपीटी आपके सामने बनाई हुई, तो यहाँ पे कलरफुल बनाई हुई है ना बेटा। इस कलरफुल बनाने का मतलब ये है कि आपको अच्छा लगे, है ना बेटा। जब आप साहित्य पढ़ रहे होंगे, जब आप उसका चयन कर रहे होंगे वहां पे, तो आपको जो जो किताब जो होगी बढ़िया दिखेगी, यानी सुंदर से दिखेगी, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स के पिक्चर होंगे, यानी साथ साथ में थ्योरी के साथ में जो उनसे मैच कर रहे होंगे, यानी कॉन्सेप्ट से मैच कर रहे होंगे। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कथा से जो मैच कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन बढ़िया से समझने वाले हैं, ओके बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर किए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूं अपने पास से, ओके बेटा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का क्या कहलाती है। इन्होंने बोला कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी बच्चे जो होते हैं जब अपने स्वभाव से सीखते हैं, यानी इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उनके आसपास के लोग कैसे होते हैं उनसे सीखते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। क्या वो भाषा विकास कहलाएगी, व्याकरण अधिगम कहलाएगी, मातृभाषा अधिग्रहण कहलाएगी, द्विभाषिता कहलाएगी। बताइए बेटा। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा विकास तो ये हो गई होगा, यहाँ पे इसकी बात तो करी नहीं जा रही बेटा। कह रहे हैं कि भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, क्या वो व्याकरण की बात कर रहे हैं, नहीं व्याकरण की बात तो कर नहीं रहे। क्या वो द्विभाषिता की बात, नहीं बेटा, मातृभाषा अधिग्रहण। यानी जब आप क्या करते हैं,
स्वाभाविक सीखते हैं, यानी स्वभाव से सीखते हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। आप जब इन्वायरमेंट से चीजों को सीखते हैं तो बेटा आप अधिग्रहण कर रहे होते हैं, यानी घर की भाषा को सीख रहे होते हैं, मातृभाषा को सीख रहे होते हैं, ठीक है बेटा, जो कि आपके बोलचाल में आपके आसपास के लोग कैसे बोलते हैं उनसे आप सीख पाते हो। ओके बेटा, बहुत ही सिंपल है यार, सब एकदम बढ़िया से क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो सीटेट तो बेटा ऐसे क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि व्याकरण पे आपको जाना नहीं है। जहां पे व्याकरण आ जाए बेटा, कहीं पर भी व्याकरण ग्रामर यानी रोट लर्निंग की बात आ जाए कि अगर आप रट रहे हैं चीजों को और व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उन ऑप्शंस के साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। पढ़िएगा बेटा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। यानी भाषा अधिगम दृष्टिकोण, यानी जब आप भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम यानी कौन सी लर्निंग पर आधारित होता है। जब आप भाषा को जब आप सीखते हो, क्या वो व्यवहारवाद है, क्या वो रचनावाद है, क्या संरचनावाद है, क्या मानवतावाद है। बेटा ये सारी चीजें जो बेटा है वो रचनावाद के अंतर्गत आती हैं, और इनके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं कि रचनावाद के अंतर्गत प्याजे जो हैं, जिनका सीटेट में बहुत बड़ा रोल रहा है और जिन्होंने बेटा आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है कि बच्चे जो होते हैं उनके आनुवंशिक गुण, उनमें जो उनके माता पिता के जो चीजें आती हैं तो उनका उन्होंने बहुत ही महत्व दिया हुआ है। ठीक है बेटा, एक रचनावाद और हुए जिनका नाम है क्या, वाइगॉत्स्की। यानी हम वाइगॉत्स्की के बहुत सारे वीडियो आपको दे चुके हुए हैं, जो भी सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने बेटा वातावरण को बहुत रोल दिया हुआ है कि वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चे के आसपास के लोग कैसे हैं वो उन पे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, यानी उसके आसपास के लोग कैसे बात कर रहे होते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं चीजों को। तो इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत रोल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है इन्वायरमेंट को। किसने, वाइगॉत्स्की ने। और दोनों ही बेटा रचनावाद हैं, रचनावादी हैं। ठीक बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, आपको सारे कॉन्सेप्ट विधिवत तरीके से ऐसे समझ में आ जाएंगे अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक बेटा, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे बहुत बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए। ओके बेटा, बताइए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कह रहे कि भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यानी भाषा का जब आप अधिगम कर रहे हैं, यानी भाषा जब आप प्रयास से सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं उसका, तो उसका संबंध में कौन सा कथन इन्होंने बोला है कि सही है, सही कथन बोला है। यानी राइट, हमसे पॉजिटिव बात पूछी गई है कि जब आप लर्निंग कर रहे हो, भाषा को सीख रहे होते हो, भाषा का अधिगम कर रहे होते, तो वहां पे कौन सा पॉइंट सही है। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण की आवश्यकता। बेटा जहां पे व्याकरण आ जाए आप तुरंत हट जाओ उसके साथ में, क्योंकि आपको व्याकरण नहीं पढ़नी है ना बेटा। भाषा अधिगम करने के लिए बच्चा पैदा होता है तो शुरू से क्या व्याकरण पढ़ने लगता है बेटा, ऐसा तो नहीं होता ना। कहेंगे बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट से स्वाभाविक रूप से यानी स्वभाव से ही सीख जाते हैं, कि जिसकी बात करें कि जैसे उनके आसपास के लोग बात करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बिहेवियर है, उनका नेचर कैसा है, उनसे अनुकरण करके बच्चा सीखता है बेटा। ठीक है, तो ये मे भी अच्छा लग रहा है ऑप्शन। कहेंगे भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्यों, बच्चा जहां रहता है उन्हीं को अनुकरण करके सीखता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा, ये तो गलत हो गया बेटा। कहेंगे भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही होता है। भाई ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, तो भाषा सामाजिक यानी वातावरण से सीखता है। बच्चा जो होता है उसके आसपास के लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं, तो वही ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट है बेटा। जहां पे आपको बच्चा एक्टिव दिख जाए आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए। 100 में 100% कभी भी आपका ऑप्शन जो है गड़बड़ नहीं होगा अगर आप उस ऑप्शन के साथ में जा रहे हो जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिख रहा है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं। यानी जहां पे वातावरण हो, बढ़िया बढ़िया वातावरण, यानी अट्रैक्टिव वातावरण हो, इंटरेस्टिंग वातावरण, क्लासरूम बहुत अच्छी हो, यानी हिंदी भाषा भाषा शिक्षण जहां पे आप लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हो, यानी टीचिंग कर रहे हो भाषा की, समृद्ध वातावरण यानी अच्छा इन्वायरमेंट यानी अच्छा वातावरण से आप क्या समझते हो। क्या व्याकरण की अच्छी पुस्तकें जहां पे होंगी उस वातावरण उसको आप अच्छा वातावरण कहोगे। यानी एक क्लासरूम है, एक लाइब्रेरी है जहां पे सारी की सारी किताबें व्याकरण की रख दी गई, तो उसको आप अच्छा कहोगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता बेटा। केवल परीक्षा का वातावरण जहां पे आप डेली डेली टेस्ट ले रहे हो, डेली आप पेपर करवा रहे हो, डेली आप परीक्षा करवा रहे हो, तो क्या वो अच्छा वातावरण होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बर्डन नहीं डालना आपको। आगे कह रहे केवल लेखन अभ्यास, केवल की जहां पे बात आ जाए, जहां समझ जाओ निगेटिव पॉइंट है ना, तो ये भी चला गया। कौन सा बच्चा, आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख जाओ बेटा।
करेंगे बच्चों को हिंदी में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अवसर मिले। यानी बेटा यहाँ पे हिंदी शिक्षण की बात हो रही, हिंदी भाषा की बात हो रही, किसकी बात हो रही बेटा? यहाँ पे ये हमसे हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं कि हमारी हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा, जहां पे समृद्ध वातावरण कौन सा होगा, तो जहां पे बच्चे को आप अवसर दोगे, यानी उसको बोलने के मौके प्रदान करोगे कि बच्चा अपने डाउट्स को रख सके आपके सामने, यानी उसके मन में चल क्या रहा है, जब तक वो आपसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन तब तक आप उसके थॉट प्रोसेस को जान पाओगे बेटा क्या सोच रहा है वो, है ना? तो आप जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, तो बच्चे को जब अवसर मिलेंगे, बोलने चालने के मौके मिलेंगे, अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा बेटा, तो आप जल्दी यानी उसका तब एनवायरनमेंट जो होगा एक्टिव होगा, यानी वहां पे इंटरेस्टिंग माहौल होगा जब बच्चा अपनी बात को रख पाएगा, टीचर उनसे बात कर पाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तैयारी आपकी मजे से बेटा चल रही होगी, आप कर रहे होंगे सीटेड एग्जाम की तैयारी, तो इस बार आपका जबरदस्त सीटेड 100% क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है, आपको पता है। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बताइए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पढ़िए बेटा। पढ़िए बेटा। करेंगे बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। यानी बच्चे जो हैं हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करना है कि वो हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ना सीख जाए बेटा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। अधिक से अधिक व्याकरण रटाओगे बच्चे को, भैया रोट लर्निंग आपको नहीं करानी कि व्याकरण ही पढ़ा दो उसको, ठीक है। उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना, शब्दावली सूची रटवाना, रटवाना जहां पे दिख जाए समझ जाओ नेगेटिव पॉइंट है बेटा, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक, केवल नहीं, आपको पढ़ाना भी है बच्चों को, तो उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जब बच्चा जो है कहानियां पढ़ेगा, है ना, हिंदी की लंबी लंबी कहानियों को पढ़ेगा, तो उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेगा, उनके वर्ड्स को समझने की कोशिश करेगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, तो हिंदी भाषा अच्छे से सीख जाएगा। यानी आपको पता है कि जब आप जैसे मान लीजिए आप सीटेड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप जब इनको प्रिपेयर कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो आपकी तैयारी जो होगी बेहतरीन हो रही होगी ना, आपका माइंडसेट उस अकॉर्डिंग चलने लगेगा जिस तरीके से आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो आप एग्जाम में भी बढ़िया कर पाओगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, देन उसके बाद में अभी तो आपने पढ़ लिया, 4 दिन के बाद में कोई कुछ पढ़ाई नहीं, रिवीजन भी नहीं किया, और फिर उस अकॉर्डिंग आपका पेपर में दिमाग नहीं चलने वाला बेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यू लगा के जाइएगा, पेपर कभी भी रुक ही नहीं सकता, 100% क्लियर हो जाएगा, 100% अगर आप थोड़ा सा ये पढ़ते हो बेटा, ठीक है। और अगर आप अभी से पढ़ रहे हो नोटिफिकेशन से पहले से, तो स्कोर बढ़िया खासा जाना है बेटा। आपको पता है कि एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंपल आपको पता है वही है कि ना कोई स्कोर का हिसाब किताब है, केवल आपको अगर आप ओबीसी से हैं तो 82 मार्क्स लाने हैं, और अगर आप जनरल से हैं बेटा तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, ठीक बेटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल आपको पता है, जब बच्चा कहानियां पढ़ेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा, तो उसकी लर्निंग हिंदी भाषा जो है अच्छी हो जाएगी बेटा, ठीक है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा और जवाब दीजिए कि क्या कह रहे हैं कि बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका क्या है। यानी बच्चे जो हैं, ये देखो बेटा, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम आपको हिंदी पेडोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बार बार हिंदी भाषा की। तो कहीं आपको अधिगम दिखेगा, तो कहीं आपको अधिगम तो दिखेगा ही दिखेगा बेटा, तो अधिगम के अलावा आपको अर्जन भी दिखेगा, ठीक है। अर्जन, जब आप इन्वायरमेंट से चीजें सीखते हो तो वो अर्जन होता है। अधिगम का मतलब है जब आप किसी भाषा को प्रयास से सीखते हो तो वो अधिगम होता है। ओके बेटा, तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगी। इन्होंने क्या बोला कि बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रभावी तरीका कौन सा है। पॉजिटिव बात पूछी गई हमसे कि उन्हें शब्दकोश का प्रयोग सिखाना, व्याकरणिक नियमों का, मैंने फिर से बता दिया कि व्याकरण नियमों पर नहीं जाना आपको, ठीक है, केवल रटना पर नहीं जाना बेटा। आप सारे सीडीपी के हो चाहे हिंदी के हो, आपको पता है कि 2024 में जो 14 और 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था बेटा, तो अभी 2 साल से क्या हुआ, ये हिंदी को ही जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, और हिंदी में भी 30 नंबर की आती है बेटा। मैंने सीटेट का पूरा पैटर्न डाला हुआ है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सारी वीडियो चेक करिए, आपको सीडीपी सीरीज बाय सीरीज मिल जाएगी, टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएगी। और जितने भी मैंने सेशन लिए हुए हैं बेटा, अभी मैं हिंदी चला रहा हूं ताकि हिंदी फिनिश हो जाने के बाद मैं साइंस को चलाऊंगा। ओके बेटा, तो हम 90 मार्क्स पूरे लेके चल रहे हैं, और अगर कोशिश रहेगी तो आगे हम इंग्लिश को भी डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना यहाँ पे सीखेंगे। यानी जब आप नए नए शब्दों का प्रयोग करोगे, उन पे चर्चा करोगे, डिस्कशन करोगे, तो वहां आपकी हिंदी शब्दावली विकसित होगी। यानी हिंदी में जब आप भाषाओं को पढ़ने की कोशिश करोगे, नए नए शब्दों का प्रयोग करोगे, तो आपकी शब्दावली विकसित होगी ना बेटा। यानी जब आप बीच बीच में अच्छे वर्ड्स का यूज करोगे ना, बढ़िया से यूज करोगे, शब्दों को सीखने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो क्या नाम ये पढ़ने की शक्ति बढ़ेगी, शब्दावली बढ़ेगी, यानी शब्दकोश आपके पास बढ़ेगा, है ना, जब आप चीजों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज करेंगे पढ़ने में, ठीक है बेटा।
चलिए ये भी आपको समझ में आ गया हो बेटा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जस्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, इससे पहले बहुत सारे दे दिए सेशन है। पढ़िए बेटा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए बेटा इन्होंने क्या बोला, कह रहे कि हिंदी शिक्षण में, यानी हिंदी जब आप पढ़ा रहे होते हैं, समेकित दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है। क्या व्याकरण और रचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना, मैंने बोल दिया व्याकरण पे नहीं जाना आपको, ठीक है। आगे बोला कि हिंदी को अन्य विषयों से अलग अलग क्यों रखना, सबको इंटरकनेक्ट करके बेटा पढ़ाओ, ठीक है। केवल परीक्षा की बात आप नहीं करते। तो जहां पे देखो एलिमिनेट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने एलिमिनेट कर रहा हूं कि सभी 4 भाषा के कौशलों को एक साथ विकसित करना, जिसको बोलते हैं सुबोपाली। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ बेटा, इसको बोलते हैं सुबोपाली, यानी ये भाषा के कौशल होते हैं, हिंदी भाषा के सीखने के कौशल होते हैं। सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और लिखना। ये आपके सामने लिखा हुआ बेटा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो कि भाषा के कौशल होते हैं। और ये कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा कौशल के हमें नाम बताइए कि कौन कौन से भाषा कौशल होते हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको एक वर्ड से आप याद कर सकते हो, सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट है बेटा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा, यानी कि एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे। यानी इन्होंने बोला कि प्राथमिक स्तर के, अगर आप प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, तो उसके रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली यानी न्यू शब्द को सिखाना है आपको। तो उसको सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि यानी कौन सी एक्टिविटी करोगे जिसके माध्यम से बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। क्या उनको आप रटवाओगे, मैंने बोल दिया रटने पे नहीं जाना आपको, ठीक है। कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना में भी हो सकता है। जहां पे आप चर्चा कर रहे हो बेटा, डिस्कस कर रहे हो, तो वो ऑप्शन एकदम बढ़िया होता है, ठीक है। आगे बोला कि शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना, उच्चारण बार बार करने से बेहतर नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है। जब आप कहानी सुनाओगे और उनमें प्रयुक्त नए नए शब्दों पर चर्चा करोगे, तो उसका शब्दकोश बेहतर होगा बेटा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, जब आप उसकी शब्दावली को बेहतर कर रहे हो, यानी उसमें वर्ड कोश यानी शब्दकोश जो होता है उसको बेटर कर रहे हो, तो जब आप चर्चा करोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स पे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जैसे बिहारी जी ने कहा गागर में सागर में भर दिया, गागर में सागर भर दिया दोहों में, ठीक है। छोटे छोटे दोहे होते हैं लेकिन उनमें बहुत बड़ा भाव छिपा होता है। तो उसी तरीके जब आप उन वर्ड्स पे, उन लाइनों को डिस्कस करते हो, क्लास में चर्चा करते हो, तो बच्चे की शब्दावली अपने आप विकसित हो जाती है, बढ़िया समझ पाता है बच्चा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा, हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है कि आगमनात्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आएगा जहां पे आपसे इंडक्टिव मेथड पूछा गया है, ठीक है। और इंडक्टिव मेथड सिखा दूं, एक होता है डिडक्टिव मेथड, यानी दो होते हैं, एक होता है आगमनात्मक और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं निगमनात्मक मेथड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं अभी आपको दोनों बताता हूं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड, क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। ये हमारा इंडक्टिव है। देखना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं आपको करना बेटा। मान लीजिएगा जब आप पहले रूल बताते हो, मान लीजिए आपने पहले परिभाषा बताई और फिर उसके बाद में एग्जांपल बता रहे हो। जैसे मान लीजिएगा आप पहले क्या कर रहे हो, मैं आपको यहां बता दूं बेटा। जैसे आपने पहले परिभाषा बताई, क्या बताई, परिभाषा, यानी पहले आपने उसको बच्चे को क्या किया, रूल सिखाए, और रूल से आप एग्जाम्पल पे जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। यानी परिभाषा से जब आप एग्जाम्पल पे जाते हो तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। क्या होता है, डिडक्टिव यानी निगमनात्मक मेथड होता है। लेकिन यहां पे इन्होंने हमसे आगमनात्मक पूछा हुआ है कि जब भी आप क्या करोगे, पहले पहले क्या बताओगे, पहले आप छोटे छोटे बच्चे को एग्जाम्पल्स दोगे, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल्स बताते बताते धीरे धीरे आप रूल पे पहुंचोगे, है ना। तो ये जो होता है बेटा इंडक्टिव मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, इंडक्टिव, यानी आगमनात्मक विधि होती है। ओके बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑप्शन में, पहले नियम तो आपको बताना नहीं है, व्याकरणिक नियमों को रटाना नहीं है, केवल वाक्य संरचना नहीं, बच्चों को उदाहरणों से नियम तक पहुंचाने का मेथड जो होता है बेटा, वही हमारा क्या कहलाता है, आगमनात्मक मेथड कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम करेक्ट है बेटा। बी जो है कि पहले बच्चों को आप उदाहरण दोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, और फिर धीरे धीरे क्या करोगे, आप उसको नियमों तक ले जा रहे हो। मतलब सिंपल है बेटा कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा सिखाने में एक डिडक्टिव मेथड होता है और एक इंडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव में क्या होता है बेटा कि जब आप पहले
डेफिनेशन बताते हो, है ना, पहले रूल बताते हो, देन उसके बाद में आप धीरे धीरे एग्जांपल्स पे जाते हो, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है, यानी निगमनात्मक मेथड होता है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले उदाहरण दे रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे को समझाने के लिए पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहे हो, देन आप धीरे धीरे करके आप रूल्स पे जा रहे हो, डेफिनेशंस पे जा रहे हो, तो ये आगमनात्मक विधि होती है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गए होगे, मस्ती से पढ़ते रहिए सब यार, मजे मजे में सीख लीजिए बेटा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो बेटा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िए बेटा। कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। यानी क्वेश्चन सारे हिंदी भाषा के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर बात कर रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण, यानी जब आप हिंदी पढ़ाते हो, ठीक है, तो उसके लिए हिंदी शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी। क्या आप अनुवाद कराओगे बच्चे को, व्याकरण सिखाओगे, क्या केवल लिखने पे ध्यान दोगे। बेटा संवादात्मक विधि होनी चाहिए, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बच्चे के साथ में आप संवाद करो, यानी संवाद का मतलब जब आप चर्चा करते हो, यानी किसी भी टॉपिक को आपको बेहतरीन पढ़ाना है तो आप डिस्कशन करोगे ना बेटा, यानी टॉपिक को जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा कि आपके माइंड में आ जाए चीजें। जैसे मैंने अभी बता रहा हूं कि आप हिंदी भाषा सिखा रहे हो बच्चे को, है ना, यानी हिंदी सिखाने में इन्होंने बोला कि आप व्याकरण सिखा दो बच्चा सीख जाएगा, अनुवाद करा दो सीख जाएगा, केवल लिखाते रहो, ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप डिस्कशन करते हो, डिबेट करते हो, कोलैबोरेट करते हो, सहयोग करते हो, तो वहां पे बच्चा जो होता है एक्टिव होता है। और आपको पता है कि एज अ सीटेट आप दे रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो बेटा। जहां पे बच्चा एक्टिव हो आप वहां जाइएगा, कभी भी ऑप्शन जो है गड़बड़ नहीं होगा। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा बेटा, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। पढ़िए बेटा, कह रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, वकालत करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वकालत करती है, एनईपी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग वकालत करती क्या, संस्कृत हिंदी, ये कुछ नहीं बेटा, संस्कृत हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मातृभाषा अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, समूची विद्यालय की भाषा, मातृभाषा यानी घर की भाषा, घर की भाषा की बात कर रहे हैं बेटा, फिर शास्त्रीय भाषा, फिर आधुनिक भारतीय भाषा, यानी जब बच्चा पैदा होता है बेटा तो सबसे पहले वो घर की भाषा में बात करता है, यानी उसके आसपास के लोग कैसे, उसकी मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, तो सबसे पहले वो घर की भाषा में बात करता है, देन उसके बाद में अलग अलग भाषाओं को सीखने की कोशिश करता है। तो डी ऑप्शन जो है बेटा एकदम करेक्ट है, सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बेटा। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा उसको कि ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, फिर हम उसको दोबारा चेक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए तो ये ऑफिशियल आंसर की है, गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ओके बेटा, चलिएगा पढ़िए कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। एक बच्ची, यहाँ पे कह रहे हैं एक बच्ची जो है अपने माता पिता के साथ बिहार में से मुंबई आती है, यानी कोई लड़की है, कोई बच्ची है जो अपने माता पिता से बिहार से मुंबई शिफ्ट हुई है, मुंबई आ गई है। अब देखो वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत एंड अंग्रेजी सीखती है, यानी उसके स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, हिंदी सिखाई जा रही है, संस्कृत सिखाई जा रही है, अंग्रेजी सिखाई जा रही है, तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी भाषा सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे। ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला एक लड़की है बेटा जो क्या कह रहे हैं कि क्या ना बिहार से मुंबई आई है ना बेटा। अब बिहार से मुंबई आई तो उसको स्कूल में जहां उसने एडमिशन लिया हुआ है उसको हिंदी बढ़िया सिखाई जा रही है, इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, संस्कृत सिखाई जा रही है, लेकिन उसके आसपास के लोग मराठी भाषा में बात करते हैं तो वो मराठी को अच्छे से सीख पा रही है। तो ये कौन सी अप्रोच है इन्होंने बोला, ठीक है। तो ये क्या भाषा अधिगम है, भाषा अर्जन है, सराहना देना है, परिकल्पना का निवेश है। सराहना देना की बात यहाँ पे करी नहीं जा रही, परिकल्पना निवेश की बात यहाँ पे करी नहीं जा रही बेटा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, यानी बच्ची बिहार से मुंबई आई है तो ऑब्वियसली मराठी जो होगी उसकी मातृभाषा होगी, यानी वहां की बोली जाने वाली भाषा होगी। तो जो वो इन्वायरमेंट से सीख रही है तो वो अधिगम तो हो नहीं सकता बेटा। अधिगम वो होता है जब आप क्या करते हैं, एफर्ट करते सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वो अधिगम होता है। लेकिन अर्जन क्या है, जब आप इन्वायरमेंट से चीजें सीखते हैं, यानी आपके आसपास के लोग कैसे बातें करते हैं उनसे अनुकरण करके सीखते हैं धीरे धीरे, तो वो भाषा अर्जन होता है। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, समझ में तो आ ही जाएगा बेटा। पढ़िए जरा क्या यहाँ पे कह रहे हैं बेटा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा एक ही बार में बेटा। क्या कह रहे हैं कि किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं, यानी कोई शिक्षार्थी है जिसको एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं, ठीक है।
उसे अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पे कोई बेटा इसका फोल्डिंग नहीं दी जा रही, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं किसी शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत, थोड़े थोड़े संकेत तो मिल रहे हैं, थोड़े सपोर्ट मिल रहा है उसको, लेकिन उसे अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया में मदद मिल जाता है, यानी बच्चा अर्थ को समझ पाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सरसरी दृष्टि से पढ़ना है नहीं, सरसरी दृष्टि से पढ़ना है नहीं, बारीकी से पढ़ना नहीं बेटा, सूत्रात्मक नहीं, ये अर्थगत संकेत है कि जहां पे बच्चा उनके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है, यानी जो वो पढ़ रहा है पाठ्य सामग्री को, उनको थोड़ा संकेत देने के माध्यम से बच्चा जो है उनके अर्थ को समझ पा रहा है, यानी लाइनें क्या कह रही हैं उसको समझने की कोशिश कर रहा है, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, जो वो पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा समझ पाता है बेटा। ठीक है, इसके माध्यम से। ठीक है, तो आपको पता समझ, सी ऑप्शन जो बेटा एकदम करेक्ट है। ओके, अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन का जवाब तो आप जरूर देके जाइए बेटा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अभी समझो 24 में 15 दिसंबर को पेपर 2 में रिपीट हुआ है बेटा। कह रहे कि संज्ञाएं, यानी संज्ञा की बात कर रहे हैं बेटा, क्रिया की बात कर रहे हैं, विशेषण की बात कर रहे हैं और क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, में रूप में किए गए, यानी क्रिया विशेषण के रूप में वर्गित किए गए हैं। क्या ये क्या है? क्या ये विषय वस्तु सामग्री है, क्रिया शब्द है, निष्क्रिय, निष्क्रिय तो है नहीं, है सक्रिय शब्द समझा नहीं बेटा, क्रिया शब्द, ये विषय वस्तु सामग्री है, यानी इनसे हम बच्चों को सिखा पाते हैं। विषय वस्तु यानी सामग्री है, ये मटेरियल है, यानी हमें ये इनके माध्यम से, इनके थ्रू हम बच्चों को चीजें सिखा सकते हैं। ओके बेटा, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। अब आपको सेशन कैसा लगा बेटा वो जरूर बता के जाइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपको सारी मैं डाउट्स आपके जितने भी हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। आपके जितने भी आपने प्रिपेयर करा है सीटेट के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के सेशन आपने लिए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आप कमेंट करिए बेटा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम आपके सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब आपके आउट ऑफ बेटा 15 कितने सही हुए वो बता के जाइए कमेंट में, और लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे अगर आप पहली बार आए हैं और मेरे से पढ़ने के लिए आए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं आपके अकॉर्डिंग आज ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू सो मच।